एक बार फिर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और आज हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है हमारे पास? और कल हमने के की वैल्यू निकाली थी और हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में हम उनकी यूनिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एन हमने उसमें निकाला था वो क्या होता है, किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किसको हम फर्स्ट ऑर्डर, किसको हम जीरो ऑर्डर, किसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को, जो कंसंट्रेशन की पावर है, घात को, उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वेग नियम एक पॉइंट हमारे पास है। वेग नियम एक प्रायोगिक वैल्यू होती है, गणितीय व्यंजक होता है हमारा रेट के लिए। और इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, मैंने आपको कल रेट के अकॉर्डिंग बताया था कि हम नॉर्मली रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन लिखते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम रेट को लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ द कंसंट्रेशन एन के रूप में लिखते हैं। तो वही हमारा क्या है, वेग नियम है। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रूप में लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। वो क्या कहलाएगा हमारा रेट लॉ। तो किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित किसी अभिकारक, कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के सांद्रण की घात को, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एट हियर ए प्लस बी प्लस सी रिएक्टेंट है और इनने सबने मिलकर क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। वी अप्लाई हियर रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। ये पावर कहां से आएगी? दिस इज ये स्टोइचियोमेट्री होती है ए बी सी। इसी को हम इसके वेग नियम के अकॉर्डिंग घात के रूप में लिख लेते हैं, उसको हम पी क्यू आर कहते हैं। और यही पी क्यू आर का योग आपका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेगा। यहां मैंने लिख दिया एन। Yesterday we have discussed about that n. n is order of reaction. Order of reaction को हम डिफाइन करते हैं घातों के योग से, जिसे घातों के योग से और सांद्रताओं की गुणनफल से। सांद्रता आपस में मोलर सांद्रताओं को गुणनफल होगा और उनकी जो घात होंगी, जो वर्ग होगा, वो उसका क्या होगा, योग होगा। तो n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर कहलाएगा। यानी जो भी घातों को जब हम जोड़ेंगे, जुड़ के जो वैल्यू आएगी वो n कहलाएगा। और ये n हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, माना इनको जोड़ने के बाद 1 आता है तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। इनको प्लस करने पे 2 आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी। इनको प्लस करने पे 0 आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगी। इसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये एग्जाम में हमारे पे डेफिनेशन के रूप में भी पूछा जाता है, अभिक्रिया की कोटि आप किसे कहते हैं, फाइंड आउट करें। हमारे पास एग्जाम्पल दिए होते हैं, रिएक्शन दी होती है, रिएक्शन से बताना पड़ता है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय है, जीरो ऑर्डर है, और उसकी यूनिट भी निकालनी पड़ती है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आप ध्यान रखेंगे, एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर के रूप में। ये जब जुड़ करके आएगा वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गई, एन की वैल्यू हमको पता चल गया, पी क्यू आर के योग के बराबर होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर एग्जाम्पल ए कोई रिएक्टेंट है और उससे हमारा क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस पे रेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? रेट लगाया हमने। रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर 1, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, एक है। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, केवल 1 है, तो उसकी पावर क्या हुई हमारी 1। या इसी को हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एक्टिव मास ए। जहां पर के इज इक्वल टू एक्टिव मास ए होगा, इट मींस हम कहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इससे हमको पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो सांद्रता पे डिपेंड करता है क्या, अभिक्रिया की दर। यदि सांद्रता को हम दुगना कर दे तो वेग का मान भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि के एक्टिव मास ए है। इस प्रकार से हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है C2H5Cl का। फॉर एग्जांपल, अब हम एक रिएक्शन से पता करेंगे कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्लियर करेंगे। C2H5Cl एथिल क्लोराइड है हमारे पास। ये एथिल क्लोराइड टूटता हमारा C2H4 एथीन में एंड प्लस HCl। अब हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन है एथिल क्लोराइड की, और ये यहाँ पर एथीन में टूटता है और HCl में। अब हमने इस पे रेट लगाना है। क्या लगाना है इसमें? रेट, वेग नियम यानी रेट लगाना है। तो रेट इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्टिव मास रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, C2H5Cl। क्लियर? और रिएक्टेंट क्या है, केवल 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी एन की पावर कितनी है हमारे पास, एन इज इक्वल टू क्या है, 1 है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। कैसे लगा?
क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट केवल वन था। रिएक्टेंट क्या था? केवल वन था, यानी आगे वन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती रिएक्टेंट की, इसलिए वन। अगर हमारे पास रिएक्टेंट दो होते तो हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती दो एक्टिव मास बनते हमारे, लेकिन हमारे रिएक्टेंट का एक्टिव मास सिंगल बना और के एक्टिव मास ए, ये के एक्टिव मास ए जब होगा तो एन इक्वल टू वन होगा। एन इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, हमारे पास अनदर रिएक्शन हियर इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। N2O5 टूटता है NO2 में और O2 में। कितने टूट रहा है? अब इसको देखना है हमको कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट कि हमें रिएक्टेंट पे रेट लगाना है। किस पे लगाना है? रिएक्टेंट पे। अभिकारक पे लगाना है, उत्पाद पे नहीं लगाना। अभिकारक पे हमने रेट लगाना है तो अगेन हमारा बेग नियम रेट इक्वल टू क्या होगा? इसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसलिए बेग नियम कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? के एक्टिव मास किसका होगा? हमारा एक्टिव मास N2O5। अगेन N की वैल्यू क्या है हमारी? वन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई हमारी? वन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल था हमारे पास। तीसरा एग्जांपल मैं आपको अमोनियम नाइट्रेट का दे रहा हूं, NH4NO2 का। देखिए एक और उदाहरण है हमारे पास NH4NO2 का। अमोनियम नाइट्रेट एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास है और ये सिंगल रिएक्टेंट हमारा N2 और प्लस 2H2O में टूटता है, यानी नाइट्रोजन में N प्लस 2H2O। अब देखिए आपको कहा कि बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगेन आप रेट लगाएंगे तो रेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? के एक्टिव मास क्या है हमारे पास? सिंगल रिएक्टेंट, कोई पावर नहीं आ रही है, पावर मतलब वन आ रही है, एक ही वैल्यू है, एक ही रिएक्टेंट है तो वन है, तो इट मींस एन इक्वल टू क्या हो गया? वन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई हमारी? वन हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? क्लियर हो गया बच्चों? हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया को फाइंड करने के लिए किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को देखना है। अभिकारक में हमारी जो अभिकारक की वैल्यू है, पावर है, वो वन आनी चाहिए। अगर इसके आगे मैं टू लगा दूंगा तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि इस पावर में टू चले जाएगा, एन की वैल्यू टू हो जाएगी। सिंगल देखना हमको, जहां पर सिंगल रिएक्टेंट हमारा होगा वही हमारी क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। कंफ्यूजन नहीं होना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में। स्टोइचियोमेट्री भी देखनी है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, सिंगल है। सिंगल को देख करके हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलेगी। और आप देखिए N2O5 मैंने आपके लिए लिखा, NH4O2 लिखा। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इस 4 और 2 को भी ऊपर ले लेते हैं। आपने आगे का हिस्सा देखना है। हमने एक साधारण अभिक्रिया करी थी, AA प्लस BB इक्वल टू प्रोडक्ट। मैं ये ए की बात कर रहा हूं, ये बी की बात कर रहा हूं, ये ए और बी कुछ नहीं है। देखिए सिंगल है। अगर इसकी जगह 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, या 2 रिएक्टेंट हमारे पास होते तो ये सिंपली PNQ हो जाता। सिंपली क्या हो जाता? PO। जब मैं सेकंड ऑर्डर कराऊंगा तो आपको और क्लियर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दैट द रेट, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में रेट लॉ, वी हैव सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन करी और मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही अब मैं सेकंड ऑर्डर कराऊंगा आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटा? देखिए 2A रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट के आगे क्या लिख दिया मैंने? 2A एरो प्रोडक्ट्स, या हम रिएक्टेंट A प्लस B एरो प्रोडक्ट दे सकते हैं, यानी 2 रिएक्टेंट है हमारे पास। रिएक्टेंट कितने? 2। तो देखिए अगर हम इस पर रेट लगाएंगे तो रेट क्या होगा सेकंड ऑर्डर का? देखिए रेट इज इक्वल टू, रेट बराबर हो गया के, ऊपर वाली रिएक्शन पे अगर मैं लगाऊं तो एक्टिव मास ए की पावर 2। डन बेटा। मैंने वहां वन एक्टिव मास ए की पावर 1 लिखी थी, यहाँ पे 2 लिखी है, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं दूसरी वालों पे लगाऊं तो रेट बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट बराबर के इक्वल टू के एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी। पावर दोनों की 1 1 हो जाएगी, पावर दोनों की क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी, तो यानी 2 कुछ नहीं है तो 1 1 है, यानी 2 हो जाएगी। हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। यानी हमारे पास n इक्वल टू क्या हो गया? n इक्वल टू, अगर मैं ऊपर वाली के लिए लूं तो n इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 यानी नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गए हमें? और रिएक्शन हमारी 2 हो गई। देखिए n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। मैंने आपको कहा एक्सपेरिमेंटल वेग जब हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल अभिक्रिया जब हम करते हैं, तो जो अभिकारक का रेट है वो सांद्रण के वर्ग के घात के समानुपाती होता है।
आप देखिए वर्क की घात पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हमने n कहा था, इसलिए n इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गए। अच्छा एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल देखिए बेटा, हमारे पास एग्जांपल है 2NO2 एरो 2NO n प्लस O2, क्लियर। अब देखिए इस पे अगर हम रेट लगाएं इस रिएक्शन के लिए, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, K एक्टिव मास क्या हो जाएगा, NO2 की पावर 2 की पावर 2। मैंने आपको कहा जो आगे A B B करके मैंने आपको समझाया था फर्स्ट ऑर्डर में भी, तो आपने देखा कि ये कहां चले जाएगा, इसके वर्ग में चले जाएगा, और ये वर्ग क्या है हमारा n, क्या है n, यानी n की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई हमारी 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल वी हैव, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्शन आपसे पूछी भी जाती है। देखिए CH3COO-C2H5 एथिल मेथिल एसीटेट प्लस इसकी अभिक्रिया कराई गई है NaOH से। अब यहां पे देखिए ये क्या बनता है हमारा, CH3COO-Na सोडियम एसीटेट एंड प्लस C2H5OH, यानी हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब इस रिएक्शन पे रेट लगाएं बेटा, बड़ी रिएक्शन लगती है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। रेट इक्वल टू क्या हो गया, K किसका एक्टिव मास होगा, CH3, ये है पहला रिएक्टेंट क्या है CH3 एथिल एसीटेट, एथिल मेथिल एसीटेट। आप देखिए CH3COO-C2H5 एंड सेकेंड रिएक्टेंट क्या है हमारे पास NaOH। अब देखिए रेट के N कितना हो गया हमारे पास, N इक्वल टू 1 प्लस 1, एक रिएक्टेंट हमारे पास ये, दूसरे रिएक्टेंट ये इक्वल टू कितना हो गया 2। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई हमारी, सेकंड ऑर्डर हो गई। क्लियर बेटा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मैंने फिर से आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर में कहा था, वेग हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट की सांद्रता के ऊपर। अब रिएक्टेंट अगर हमारे पास दो हैं तो जाहिर सी बात है उस रिएक्टेंट की जो पावर होगी, सांद्रता की जो पावर होगी उसके रेट के साथ में, उस पावर को हम n कहते हैं। n हमारी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है हमारी ऑर्डर। आपने देखा हमने यहाँ पे 2a को ऊपर रखा, दो थे तो इन दोनों का 1 1 हुआ प्लस 2 हुआ, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 गई। उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया यहाँ पे 2NO2 को, यहाँ पे मैंने आपको CH3CO-C2H5 और NaOH आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट बन रहा है, एथिल अल्कोहल बन रहा है। देखिए हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम अभिकारक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारे पास कितने अभिकारक हैं, अभिकारक क्योंकि दो हैं हमारे पास और उनकी पावर 1 + 1 = 2 हो गया, सो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और क्लियर हो गई होगी अब आपकी कि सेकंड ऑर्डर को हम, ये जरूर आपको ध्यान रखना, रेट इज इक्वल टू K एक्टिव मास A की पावर 2, या ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि यूनिट कैसे निकालनी है। ये फॉर्मूले से आप एक तो मैंने K के थ्रू आपको यूनिट निकलवाई, दूसरा मैं आपको इसके थ्रू यूनिट निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हैं। क्लियर गाइस। नाउ गाइस वी हैव थर्ड ऑर्डर, हमारी फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए थर्ड ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखा 2A + B एरो प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं हमारे पास रिएक्टेंट 3 हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो रहे हैं, 2 इसके और 1 इसके हो गए, मिलाकर के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अगर हम इस पे रेट लगाएंगे तो रेट इज इक्वल टू K बराबर एक्टिव मास A की पावर 2 एंड B की एक्टिव मास B की पावर 1, यानी हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 + 1 = 3। फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होंगी, 3 होगी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है हमारे पास 2NO + O2 एरो 2NO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इस पे रेट लगाएंगे, इस वाली अभिक्रिया पे रेट इक्वल टू K एक्टिव मास क्या होगा, NO की पावर 2 एंड प्लस, बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रही है, देखिए आप, प्लस एक्टिव मास O2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n क्या हुआ, n इक्वल टू 2 + 1 = 3, सो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस थर्ड ऑर्डर। क्लियर हो रहा है आपका। थर्ड ऑर्डर रिएक्टेंट पे फिर से ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट पे हम ध्यान रख रहे हैं। अब एक और एग्जांपल हम इसमें करते हैं, 2NO + Br2 एरो 2NO Br फॉर ईयर। नाउ अगेन अप्लाई द रेट एट हियर, रेट इज इक्वल टू, या वेग नियम इज इक्वल टू K इज इक्वल टू हमारा हो गया एक्टिव मास NO की पावर 2 एंड एक्टिव मास Br2। So again n is equal to 2 + 1 = 3, so that order of reaction is 3. Clear?
दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ नहीं है, आपने ये ध्यान रखना है, रेट लगाना हमको आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट रेट। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस रेट के अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी यूनिट निकालना सिखाऊंगा। आपने देखा रिएक्टेंट कितने थे, 2 मॉलिक्यूल ए के थे, 1 मॉलिक्यूल बी का था, टोटल कितने हुए, 3 हो गए। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3। देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में 2 NO थे, 1 O2 था, NO की पावर 2, O की पावर 1, सो दैट 3। 2NO प्लस Br2 में देखिए NO की पावर 2। ध्यान रखिएगा पीछे के मॉलिक्यूल्स नंबर अणु के रूप में जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं उसका नंबर्स नहीं आना चाहिए। बच्चे अक्सर पीछे जो हमने जैसे Br2 अणु है ये, और अक्सर क्या कर देते हैं, Br2 की पावर 2 कर देते हैं। देखिए बेटा Br2 एक्टिव मास कंप्लीट होगा, फ्रंट में जो स्टोइसियोमेट्री आती है उसी को हम किस में लेके जाते हैं, पावर में लेके जाते हैं। सो दैट 2 + 1 = 3। दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर क्लियर, सेकंड ऑर्डर क्लियर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्लियर। अब हम चलेंगे जीरो ऑर्डर। अब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, ए कोई प्रोडक्ट है, ए कोई रिएक्टेंट है, अब उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम जो रिएक्टेंट है उसमें होता क्या है कि कोई भी हमारा रेट जो होता है, रेट क्या होता है, अभिकारक के सांद्रता की घात पे निर्भर करता है। लेकिन इसमें जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि अब जो रेट होगा वो अभिकारक है उसकी सांद्रता की घात पे निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हमारा रेट लॉ क्या आता है, बेग नियम क्या आता है, रेट = K एक्टिव मास A की पावर 0, यानी रिएक्टेंट की पावर 0 हो गया। आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की पावर 1, सेकेंड ऑर्डर में रिएक्टेंट की पावर 2, थर्ड ऑर्डर में रिएक्टेंट की पावर 3 हमारी आई थी। हम A B C के रूप में भी ले रहे थे या A के रूप में भी ले रहे थे, हमने 2A लिखा, 3A लिखा। अब इसमें क्या है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो रेट होगा, बेग होगा, वो इनडिपेंडेंट होता है किस पे, उसके अभिकारक पे, यानी अभिकारक के सांद्रण का कोई प्रभाव अभिक्रिया के बेग पे नहीं पड़ता है। इसलिए रेट के वैल्यू जो होती है एक्टिव मास A की पावर 0 के बराबर होती है, यानी 0 होता है, सांद्रण पे निर्भर नहीं करता। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर। इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा उदाहरण है, जैसे H2 + Cl2। ये जो अभिक्रिया होती है हमारी, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये जीरो ऑर्डर की एक अभिक्रिया है और इसमें हमारा बनता है 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और इसमें अगर हम रेट लगाएंगे, देखिए रेट = क्या हो जाएगा हमारा, रेट इसके लिए हमारा होगा रेट = K एक्टिव मास क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट क्या है H2 और एक्टिव मास Cl2। ठीक है। अब आप कहेंगे कि अब इनकी पावर क्या होगी, 0, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है इसलिए दोनों की पावर क्या होगी, 0 होगी, यानी n = क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई हमारी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों हुआ कि इनके एक्टिव मास जो हमने, सॉरी बाहर नहीं हो गए, एक्टिव मास H2 एंड Cl2 की इसकी पावर जो हुई ये 0 क्यों हुई। देखिए बेटा, इसमें चाहे आप हाइड्रोजन के कितने भी मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लो, चाहे क्लोरीन के कितने भी मोल्स इस्तेमाल कर लो, इनके सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया के बेग में कोई अंतर नहीं आता है, पहली रीजन। दूसरा रीजन बेटा, जो भी अभिक्रिया हम कराएंगे, जिस भी अभिक्रिया में हम अभिकारक का इस्तेमाल करेंगे, या देखिए आप जैसे हम प्रकाश का इस्तेमाल करें, बाहर से एनर्जी दें, या कोई उत्प्रेरक का हम इस्तेमाल करें, ऐसी अभिक्रियाओं में बेग पे कोई प्रभाव उसके सांद्रण का नहीं पड़ता है। केवल एक ही डिफरेंस है, ध्यान रखिए, जिस भी अभिक्रिया में हम इस तरीके से देखेंगे कि कोई चीज हमने कैटेलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रखी है, या बाहर से कोई एनर्जी, जैसे ये देखिए बिना प्रकाश की अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसमें बेग का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए इनकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के बेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी जीरो कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अमोनिया भी है। देखिए हमने देखा है, एक और उदाहरण के रूप में अगर हम चलें तो हमने देखा 2NH3। देखिए अमोनिया का विखंडन होता है प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या प्लेटिनम। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या बनता है, N2 + 3H2, N2 + 3H2। देखिए अगेन हमारा जो रेट निकला, बेग जो इसका निकलेगा इस अभिक्रिया का, ये हो जाएगा K = एक्टिव मास NH3 की पावर 0। 0 क्यों लिखा, बिकॉज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे फाइंड आउट किया आपने, फिर से देखिए, प्लेटिनम उत्प्रेरक या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का फ्यूजन होता है और वो N2 और 3H2 में टूटता है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या हो गई हमारी, जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया हो गई।
पॉइंट इज क्लियर। माना आपको कहीं पे पहचान नहीं हो अभिक्रिया, आपके पास रिएक्शन दी हो और आपको कहा गया कि इन रिएक्शनों में से फाइंड आउट करिए फर्स्ट ऑर्डर कौन सी है, सेकंड ऑर्डर कौन सी है, थर्ड कौन सी, जीरो। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको कुछ नहीं देखना, एक ट्रिक के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखना है क्या कोई कैटेलिस्ट यूज किया गया है, क्या किसी उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया है, या बाहर से जैसे प्रकाश, विद्युत ऊर्जा हम रिएक्शनों को कंप्लीट करने के लिए देते हैं, अगर हमने वो यूज किया हुआ है, इट मीन्स उस अभिक्रिया में जो सांद्रण होगा रिएक्टेंट का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेग पे। इट मीन्स वो अभिक्रिया जीरो ऑर्डर अभिक्रिया होगी। पॉइंट इज क्लियर। इस पर अब देखिए बेटा, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शनों को उनके बेग नियम से फाइंड आउट कर लिया, हमको पता है कि उसका बेग यानी रेट क्या होता है। अगर उसी रेट के आधार पर अगर हम उनके यूनिट निकालने जाए, एक तो मैंने आपको के बेग स्थिरांक के आधार पर यूनिट निकालने से कही कल, दूसरा अगर हमें मालूम पड़ गया कि हमें फर्स्ट ऑर्डर का रेट कैसे पता है निकालना है, जीरो ऑर्डर का कैसा है, थर्ड ऑर्डर का क्या, तो हम उसके द्वारा भी उसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने जीरो ऑर्डर लिखा पहला। जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर जीरो होता है, इट मींस के होता है। तो यानी सीधा सीधा किसकी वैल्यू हो गई, जो के है वो किसके बराबर हो गया, रेट के बराबर। तो रेट क्या होता है हमारा, अभिक्रिया का बेग क्या होगा, मोल पर लीटर, और रेट हमेशा किसके साथ होता है, समय के साथ होता है, इसलिए सीधे की सीधा कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और टाइम के साथ में रेट होता है, इसलिए टाइम इनवर्स। सीधे यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर की, मोल पर लीटर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए, के इक्वल टू, अगर के को मैं बाहर निकाल दूं तो रेट, के को अगर हम बाहर निकाल, हमने लगाया था रेट इक्वल टू एक्टिव मास, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ए की पावर 1 किया था। तो उस वहां से अगर हम के को बाहर निकाल दें तो के इक्वल टू रेट अपॉन एक्टिव मास। रेट का क्या होता है, रेट यानी सांद्रता पे निर्भर करता है, समय के साथ सांद्रता पे। तो सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर, समय क्या हो गया टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर पर टाइम पे होता है। और ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में होती है। अब देखिए, ऊपर भी मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर, कैंसिल हुआ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट आएगी क्या होगी, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब होता है सेकंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स होता है। देखिए सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू रेट आपको पता चल चुका है, अपॉन एक्टिव मास ए की पावर 2। यानी हम क्या लिखेंगे यहां पे, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स यानी पर टाइम, अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो क्या बचा आपके पास, ये मोल ऊपर चले जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया, मोल इनवर्स लीटर एंड टाइम इनवर्स। ये आपका हो गया सेकंड के लिए। ये मोल ऊपर चले जाएगा, एक पावर रही तो माइनस में हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा, लीटर ऑलरेडी माइनस में इसलिए प्लस हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर एंड टाइम इनवर्स किसके लिए आ गई, सेकंड ऑर्डर के लिए। देखिए बेटा, थर्ड के लिए क्या आएगी, थर्ड ऑर्डर का क्या है हमारा, के इक्वल टू रेट अपॉन एक्टिव मास ए की पावर 3 क्यूब। मतलब आप देखिए रेट के फिर वही मोल इनवर्स टाइम इनवर्स अपॉन मोल इनवर्स की पावर की क्यूब। अब अगर हम यहां से इसको कैंसिल करें तो क्या बचता है बेटा हमारे पास, ऊपर जाएगा मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड टाइम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो वेरी सिंपल हो गया। आपको देखिए, अब आपको यूनिट याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आपको रेट लगाना पता चल गया, बेग नियम पता चल गया, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। रेट का मतलब अभिक्रिया का बेग हमेशा सांद्रता, अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता पे निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम अभिक्रिया का बेग कहते हैं। तो इसलिए रेट का मतलब मोल कंसंट्रेशन है, तो मोल पर टाइम हो गया, लीटर पर टाइम। तो आप सांद्रता हमेशा मोल पर लीटर में होती है, ऐसे कैलकुलेशन कीजिए। आप देखिए मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, मोल स्क्वायर की पावर -2 एंड लीटर स्क्वायर एंड टाइम इनवर्स। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ओके गाइस, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे इससे आगे पढ़ेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का समाकलन करेंगे, कैसे उसकी इंटीग्रेशन इक्वेशन निकलती है उसके बारे में।